सेशन पढ़ाना शुरू किया जिस दौर में हम लोगों ने शुरू किया। हाँ सही। केयर अबाउट मुझे लगता है सर 3, 4, 5 के आसपास होंगे। हाँ 2004 से प्रोफेशनली इसमें आए। हाँ, और मैं आपको बतला दूं सबसे अच्छी चीज कि अभी भी मुझे लगता है कि मेरे क्रैश कोर्स के बाजार में कोई विकल्प नहीं है। और सुनील सर के बारे में मेरे अपने जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं वह यह कि सुनील सर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर जो टेस्ट सीरीज कम डिस्कशन प्रोग्राम था, अगर कोई टेस्ट सीरीज कम डिस्कशन प्रोग्राम को अगर वह प्रॉपरली कवर अप कर ले तो मुझे नहीं लगता कि एक बार अगर वो कर लेता है तो फिर उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पर भी कोई दिक्कत आने जा रही है। आगे वो जितने मेंस देता रहता है। तो जब पवैड को लेकर के मेरे सामने प्रश्न आया तो पहला नाम सुनील सर का ही आया कि ही इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन टू गाइड यू। और मुझे लगता है, देखिए फिर मैं कहूंगा, क्वेश्चन आंसर की उम्मीद आप मत करें। आपकी लगातार कोशिश होती कि कोई ऐसा मिले जो आंसर अगर लिख के दे दे, और अगर यूपीएससी बीपीएससी ने ये ऑप्शन दिया होता कि आपके बदले जाकर के इंटरव्यू भी दे आए तो शायद वो विकल्प आप प्रीफर करते। तो आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि आप पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करें, नजरिए को लेने की कोशिश करें, एक आइडिया लें कि कहां कहां आपको काम करना है, कहां पर फोकस करना है और किन चीजों में उलझने से परहेज करना है। और मुझे लगता है कि अभी का जो सेशन मैं भी आपके साथ रहूंगा और मुझे लगता है अभी के सेशन में आपको यह पर्सपेक्टिव सर से मिल जाएगा। तो सर आइए। थैंक यू सर। तो आप लेक्चर के दौरान सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर को कि सर्वेश सर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। काफ़ी रिपीटेशन क्रिएट किया है इन्होंने मार्केट में, खास करके हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में जो इनकी पकड़ है, जो इनकी समझ है, आज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इनका है। इनका जो अप्रोच है डील करने का, हर एक मैटर को, हर एक इशू को रखने का जो नज़रिया है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। और ऐसे मेंटर्स के अंदर में अगर आप लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रियली यू आर फॉर्चुनेट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। तो बेटा सब लोग पहुंच चुके हो, तो वंस अगेन आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल मीट। एंड पहले इंट्रोडक्शन ले लें। आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग 2 hands 2 eyes and 1 nose। आई एम मैरिड एंड स्टिल हैप्पी। ये सिंपल हमारा डिफिनीशन है। मैरिड होना इंपॉर्टेंट है, स्टिल हैप्पी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सक्सेस, राइट। तो चलिए यार आज मिलते हैं। एंड जिस हैप्पीनेस के साथ तुम लोग आज दे रहे हो ये इंटरव्यू को, तो सबसे पहले तुम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस थे कि मीन्स यहाँ तक लिख करके यहाँ तक पहुँचे हो। 2-3 चीज़ें देखो, पर्सनालिटी टेस्ट में आज हम बहुत ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो 2-3 चीज़ देखो, हमने जो ज़िंदगी में देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे निकले। ऑल इंडिया रैंक 1 2008 में सुब्रा सक्सेना, अभी रायबरेली की डीएम है। एंड ऑल इंडिया रैंक 3 वी वरुण कुमार, तमिलनाडु कैडर में आईपीएस है वो। हालांकि 3rd रैंक था, फिर भी वो आईपीएस लिया। 5th रैंक रुचिका कत्याल, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमिश्नर है। 6th रैंक रवि धवन, एक्साइज कमिश्नर है, दिल्ली में एगमेट कैडर मिला हुआ है। 7th रैंक तरुण पिथोदे, वो भोपाल का डीएम भी रह चुका है और काफ़ी कुछ वो सॉल्व कर चुका है। जो तुमने देखा था व्यापम केस में, उसमें भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और अकाउंटेबल रोल रहा है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन से निकले, और इतने सारे इंस्टीट्यूशन से बच्चे जब निकले तो जब जाते थे उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान वो आते थे, उनसे मिलते थे, फीडबैक लेते थे, भाई क्या पूछा तुमसे। और उनके जो फीडबैक होते थे वो अगले सेशन के लिए हमारे लिए सोर्सेस बन जाते थे। तो जितने बच्चों ने वहाँ से इंटरव्यू दे करके आए और फीडबैक दिया, बेस्ड अपॉन कंपाइलेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं जो हमें लगता है कि बेहतर होगा अगर तुम सही मायने में इसको एक इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने की तरफ में ले चलो, राइट। तो देखो बेटा, 2-3 चीज़ है इसमें। ऑप्शनल पे आने के पहले एक जनरल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। पहला तो आपको ये समझना है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है।
दिस इज नॉट द मेन टेस्ट, नॉट प्रीलिम्स टेस्ट, दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। जिस दिन आदमी ये समझ जाता है तो उसका नज़रिया चेंज हो जाता है। अगर मेन टेस्ट की तरह तुम समझोगे तो कोई भी चीज़ का आंसर बहुत ही एनालिटिकल, पता नहीं क्या क्या देना शुरू कर दोगे, इन्फॉर्मेटिव। पर्सनालिटी टेस्ट समझोगे तो समझोगे कि नहीं जी, हमें यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऐसे हमें प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्रिएट डायकोटॉमी बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर द मेन एग्जामिनेशन एज वेल एज दैट ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट। तो दोनों का प्रिपरेशन का एटीट्यूड एकदम अलग होगा, ये एकदम पहले डायकोटोमस होना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, अगर पर्सनालिटी टेस्ट है तो पर्सनालिटी के दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी, एक इंटरनल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल जो तुम्हें दिखता है, जैसे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, एंट्री करने का जो अप्रोच हो गया, ये जो दिखता है, विजिबिलिटी है, वो एक्सटर्नल पर्सनालिटी का पार्ट है। लेकिन जो नहीं दिखता, इनविजिबल है, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गए, अप्रोच हो गए, ये नहीं दिखता, ये इंटरनल पर्सनालिटी का पार्ट है। इंटरव्यू में दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है, एरोगेंस होना जरूरी नहीं है, बैलेंस होना जरूरी है। कुछ लोग को लगता है ना कि एक्सटर्नल पे ज़्यादा फोकस होता है, अब उसको इसी बात का टेंशन है कि भाई वहाँ पर जा रहा हूँ तो बैठूंगा कैसे, क्या क्रॉस करना है लेग को, क्या हाथ को यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, इधर रखना है। वो एक्सटर्नल पे इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि इंटरनल भूल गया। अब कुछ आदमी ऐसा होता है कि इंटरनल पे फोकस किया जा रहा है, एक्सटर्नल को कुछ नहीं होता है, क्या कहे, वो भी बैठता है, हम भी बैठते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, राइट? नहीं, ये दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सैल्यूटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ड्रेसिंग सेंस भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी का बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है, एंड साथ साथ में इंटरनल भी जरूरी है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट, तीनों चीज़ का मिक्सिंग होना चाहिए। एरोगेंस में कभी भी इम्बैलेंस्ड क्रिएट नहीं करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, राइट? थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा है, स्ट्रेस फ्री इंटरव्यू जो होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। और स्ट्रेस में अगर तुम इंटरव्यू देते हो तो चांसेस है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं रहे, पर्सनालिटी टेस्ट अच्छा नहीं हो। स्ट्रेस फ्री तुम तभी हो पाओगे जब तुम्हारे अंदर रिजल्ट कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। इन जनरल बच्चों को देखा हमने, रिजल्ट कॉन्शियस, यहाँ तक पहुँच गया, अगला कुछ हो गया तो, अगला कुछ हो गया तो, अगला नहीं हुआ तो, नहीं हुआ नहीं सर, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने अपना कर्म किया, एक्शन किया, बायोडाटा पे स्टडी कर लिया, इस पे स्टडी कर लिया, ऑप्शनल कर लिया, यार सब कुछ प्रिपरेशन कर दिया, अब जो होगा भगवान हटाओ उसको। अगर भगवान को कोई छोड़ना जानते हो तो एकदम स्ट्रेस फ्री इंटरव्यू होगा, बिल्कुल वहाँ पर जाओ, बैठो, दो, ज़्यादा दिमाग में बोझ लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट, देखो वहाँ पर वो बैठा हुआ ये नहीं है जानने के लिए कि तुम कितना जानते हो, कितने नॉलेज तुम्हारे पास है, वो इसीलिए बैठा हुआ है तुम्हारे पास में दो कैरेक्टर देखने के लिए। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज ओरिजिनलिटी इन पर्सनैलिटी, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर होना चाहिए। ऐसा मानते हैं हम लोग साइकोलॉजी में कि जिनकी पर्सनैलिटी में ओरिजिनलिटी होती है वो आदमी सबसे इफेक्टिव पर्सनल होता है, कोई भी काम को बहुत ही 100% इफेक्टिवनेस के साथ करता है। लेकिन अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, डुप्लिसिटी अगर उसके पास में होता है तो इसको मैनेज करने के लिए वो अपने पोटेंशियल का 60% हिस्सा बर्बाद कर देता है और सिर्फ 40% पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाता है। ये इसलिए ओरिजिनलिटी का होना ज़रूरी है। तो जो तुम हो वही तुम बोलो। भाई बीपीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? भाई ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरा अंदर भी है, बाहर भी है। मैं बैंक में हूँ तो बैंक भी ठीक है, बाकी भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के एनवायरनमेंट में, अभी के टाइम में बीपीएससी अगर एसडीएम बन जाता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, राइट? ये हमारी ओरिजिनलिटी है। कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन ये हमारी ओरिजिनलिटी इन जनरल। लेकिन कंसीडर करो उसको, तुमने कहा कि मैं देश की सेवा में, राज्य की सेवा, राज्य हमारा पिछड़ा हुआ है, मैं इसको वहाँ तक पहुँचा दूंगा, यहाँ तक इंडेक्स हेयर देयर, यार ये डुप्लिसिटी है, राइट? तो दोनों के बीच में जो है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे अंदर में है बाहर रखो। वो लोग जो बैठे हुए इंसान हैं, इतने एक्सपर्ट इंसान हैं, तुम एंट्री करते हो ना और बैठते हो, समझ जाता है कि आदमी क्या है। ऐसे आदमी को ब्लफ करने का कोई फायदा नहीं है। एकदम ओरिजिनल होकर के उनके सामने अपनी बात को रखो, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बात को रखो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब हुआ कि कोई भी क्रिटिसिज्म को हम एग्रेसिवली हैंडल नहीं करेंगे। कोई भी क्रिटिसिज्म आता है तो उसको हम पॉलिटली हैंडल करते हैं, राइट?
जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे कहा कि हाँ जी कितने बजे, हाँ जी 9 बजे, नहीं यार मुझे तो लगता है 10 बज गए, मुझे लगता है 10 बज गए, 4 बार बोला इरिटेट हो जब मुझे लगता नो, हमें इरिटेट नहीं होना है। एक बहुत ह्यूमिलिटी के साथ में उसको कोप करते हैं। ऐसा मानते हैं पर्सनालिटी में, जिसके पास ह्यूमिलिटी होता है वो कितना भी हार्ड सिचुएशन हो उसको अडेप्ट कर लेता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी दो रिक्वायरमेंट होती है, ओरिजिनलिटी, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज द ह्यूमिलिटी। दो चीज को तुम मेंटेन करोगे। अब बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर के जाना, यही समझना यार आदमी बैठा हुआ है, सीनियर आदमी है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है, मैं उनका आंसर दे रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, पापा भी हैं, हम भी हैं, पापा पूछ रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। पापा को कभी हम एग्रेसिवली नहीं बोलते, पापा को कभी हम इस तरह से नहीं बोलते, अगर कुछ उल्टा भी बोल दिया, गलत ही बोल दिया, एकदम एग्रेसिव नहीं होते, बड़ा कूल होकर के उनको हम जवाब देते हैं। सेम टाइप ऑफ सिस्टम वहाँ हम वैल्यू करोगे, 100% तुम्हारा इंटरव्यू इफेक्टिवली होगा, और यही रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इस चीज़ को बेटा ध्यान में रखोगे। तो ये तो हमारा एक सिंपल डिस्कशन था। अब आते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो तुम लोग का सबका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई तुम लोग दूसरे ऑप्शनल पेपर से भी आए हो, राइट। ऑल द पर्सन्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबका है। अगर कोई दूसरे ऑप्शनल से आए हो तो वो अनम्यूट करोगे और हमको बताओगे कि मेरा ऑप्शनल पेपर ये है, राइट। अगर अनम्यूट नहीं किया, मीत तुम्हारा बेटा क्या है ऑप्शनल पेपर? ऑप्शनल पेपर तुम्हारा अलग है सर, मेरा LSW है सर। LSW लिया तुमने, इट्स ओके। और भी कोई है तो इट्स ओके। अमित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो अदर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, इट्स ओके, गुड। तो अब ये आते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखो अब तक जो यूपीएससी का और खास करके प्रोविंशियल सर्विसेज का देखते हैं, जब इंटरव्यू देखते हैं, खास डिफरेंट तो नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है कि ऑप्शनल से करीब 50% क्वेश्चन कर लेते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑप्शनल पेपर हो तो उनको तो छोड़ते नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम जा रहे हो उसी चीज़ का ऑप्शनल पेपर में तुमने पढ़ रखा है, तो जाहिर है कि उससे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंटेम्प्रेरी पेपर है, जो भी चेंज होगा कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा। तो अगर तुम्हारा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री होता, अगर ऑप्शनल पेपर कुछ और होता तो अलग मैटर है, लेकिन ये कंटेम्प्रेरी है, तो इससे तो ऐसे भी क्वेश्चन करेगा चाहे कुछ भी ऑप्शनल पेपर, राइट। ऑप्शनल पेपर पर बैठे तो पक्का ही क्वेश्चन करेंगे उस एरिया में। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन लगभग 50% करते हैं, राइट। अब देखो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड में मेंबर्स कैसे हैं। अगर बोर्ड में मेंबर्स ऑप्शनल पेपर्स के रहे तब तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करते हैं, और अगर उसमें मेंबर नहीं रहे फिर भी उनको आइडिया होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं। तो बेस्ड अपॉन डैट कि अगर ये ऑप्शनल पेपर है तो मान के चलो 50% तुम्हारा इंटरव्यू इस ऑप्शनल पेपर के आसपास में ही घूमते रहे, राइट, इट्स ओके। अब देखो जो हमारा ओपिनियन है, जो हमारे जितने भी फीडबैक्स आए हैं बच्चों का, उसमें बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, राइट। 3 तरह का ऑप्शनल पेपर में, कोई भी ऑप्शनल पेपर में। पहला जो होता है वो होता है डिफिनीशन से क्वेश्चन करते हैं। तो इमीडिएटली कुछ भी बेसिक डिफिनीशन पूछ देते हैं, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अचानक से पूछ दिया डिफिनीशन, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिफाइन कुछ भी कोई टर्म है उसको पूछ दिया। तो इसके मतलब ये हुआ कि जितने भी बेसिक टर्म्स हैं इमीडिएटली पूछते हैं। बच्चा अगर कंसीडर करो प्रिपरेशन करके गया है तो वो तो कुछ बोल दिया, अगर प्रिपरेशन करके नहीं गया तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता है बोलने में। तो तुमसे उम्मीद की जाती है कि कम से कम जो भी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, बेसिक टर्म्स कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में है, और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं जो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। उस बेसिक टर्म्स का एक लिस्टिंग कर लेना, और दो दो लाइन सब पर एक अपना हो, ताकि ये कंफर्टेबिलिटी रहे कि यार मैं जानता हूँ डेफिनेशन को। अगर पूछ दिया तो डजंट मैटर, और कोई दूसरा पूछा तब तो है ही हमें बनाने का।
लेकिन कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को अगर तुम रखोगे तो बेहतर होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट द डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन वो पूछते हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड द स्कॉलिस्टिक कंट्रीब्यूशन, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्कॉलिस्टिक कंट्रीब्यूशन, स्कॉलिस्टिक टर्म्स काफ़ी हैं। तो अगर स्कॉलर्स रहा, जो ज़्यादा चांसेस है कि रहता है, पटना यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले टीचर्स भी वहाँ पे जाते हैं, तो अगर वो रह गए तब तो पक्का है कि वो स्कॉलिस्टिक टर्म्स कुछ ना कुछ पूछेंगे। ये यूपीएससी में भी होता है, यहाँ पर अगर स्कॉलर आ गए तो ऐसे टर्म्स पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ जी बताइए प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिस्क का क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रिज्मेटिक सोसाइटी प्रोपोनेटेड बाय एफडब्ल्यू रिक्स, पूछ दिया उसने। मिंटर रिवॉल्यूशन आपको क्या लगता है टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या लगता है बिवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिलेवेंट है। इस टाइप के जो जितने भी होंगे, जो कंट्रीब्यूशन होंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन जितने भी स्कॉलर्स हैं, वो 25 स्कॉलर्स होंगे मिला जुला करके। तो 25 स्कॉलर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, 3-4 वो अलग से एक नोट्स बना लीजिए। और बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा ब्रीफिंग, एक कॉन्सेप्चुअल एंड एक लिटरल एक्सप्लेनेशन करके आप रख लेना। अगर इसको तुम रख लेते हो तो जाहिर है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं क्योंकि पूछते आ रहे हैं, अगर पूछेंगे तो हम कम से कम कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोल सकते हैं वहाँ पे अप्रोप्रिएटली। वहाँ से हमें थॉट को ऑर्गेनाइज नहीं करना होता है, इमीडिएटली हमें ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार उनको एक्सप्रेस करना होता है अपने लैंग्वेज में, डजंट मैटर, राइट। ओके देन, तो पहला क्वेश्चन आया डेफिनेशन से, दूसरा क्वेश्चन आया स्कॉलिस्टिक कंट्रीब्यूशन से, राइट। थर्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कम आते हैं, यानी कह सकते हो पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और उस एरिया को बोलते हैं हम लोग ओपिनियन बिल्डिंग। ओपिनियन बिल्डिंग इस एरिया को हम लोग कहते हैं। ओपिनियन बिल्डिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम ओपिनियन पूछता है, वो ओपिनियन वहाँ पर हम जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुप्तेश्वर पांडे जी है ना वहाँ पर डीजीपी, डीजीपी आते हैं, रिपब्लिक मीडिया के सामने आते हैं और भाषण देना शुरू कर देते हैं और सीधे ब्लेम करते हैं कि मुंबई पुलिस ऐसा है, समथिंग इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है। तो क्या ये सही चीज़ है? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या हमारे यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, उनका कोई होम मिनिस्टर नहीं है जो आकर के रिपब्लिक टीवी को एक ब्रीफिंग दे? होम मिनिस्टर अपने पास में है, अपने पास में चीफ मिनिस्टर है, पॉलिटिशियंस आर अवेलेबल, फिर सिविल सर्वेंट को बीच में जाकर के वोकल होने की ज़रूरत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वोकल होता है तो ये तो हो गया नेगेटिव साइड के सिविल सर्विसेज। अगर एक्टिविज्म, जिसको तुम लोग पढ़े हो, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, सिविल सर्विस एक्टिव होता है, उनके ऑफिसर्स को वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया मुंबई में जाकर के उन्हें एसएसपी को, एंड अब भाई हमारे ऑफिसर को कर दिया, आप पॉलिटिशियन होकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, जाहिर है कि हम उनके बिहाफ पे कुछ बोलेंगे। तो अगर आप उनके बिहाफ पे बोलते हैं तो सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म है। लेकिन इसी तरह से अगर हर एक ब्यूरोक्रेट मीडिया के सामने आना शुरू कर दे तो फिर सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी का क्या होगा? न्यूट्रलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनलिज्म। ब्यूरोक्रेसी अगर आज प्रोफेशनली कोई काम करना शुरू करता है तो न्यूट्रलिटी एक बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट है कि सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रलिटी को कद्र करते हुए पांडे जी को नहीं बोलना चाहिए था, या एक्टिविज्म को यूज करते हुए पांडे जी ने बोला दैट इज जस्टिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड ओपिनियन बिल्डिंग। ओपिनियन बिल्डिंग क्या है आपका? इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक, राइट? ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये पवेड में काफ़ी बनते हैं, एक जगह नहीं बल्कि हर एक जगह ऐसे तरह के ओपिनियन बिल्डिंग होते हैं। लैटरल एंट्री, लैटरल एंट्री का पॉजिटिव साइड भी है कि हाँ जी एक्सपर्टीज हमें चाहिए, स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए, तो भाई लैटरल एंट्री हम बाहर वाले को ले लिया। हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस को भी कम करता है अगर बाहर से हम लैटरल एंट्री करते हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय को लैटरल एंट्री में लेते हैं। लेकिन साथ साथ नेगेटिविटी भी है कि अगर आप लैटरल एंट्री लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं कैरियर सिविल सर्विसेज को ये रोकता है। हमने सिविल सर्वेंट को लिया कैरियर के लिए, तो कैरियर सिविल सर्विसेज को रोकता है, वो ऊपर नहीं जाने देता, बीच में ही आ जाते हैं। ये मेरिट सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि मेरिट सिस्टम में कहीं ना कहीं पे यूपीएससी का एक कंसल्टेशन है, एक एग्जामिनेशन है, इसको तो किसी भी आदमी को लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं। तो कंसीडर करो ऐसे में मेरिट सिस्टम का अगर वायलेशन होगा तो
पता चला पूरे संघ परिवार के आदमी को उठाया वहां से और वो तो ब्यूरोक्रेट बना दिया ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे। फिर तो ना यूपीएससी को पता चला, ना उनका इंडिपेंडेंस रहा, कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरिट सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है ये चीज़, राइट। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज सेड टू बी दैट अगर इस तरह का चीज़ रहा तो वो आदमी में वो कमिटमेंट नहीं होगा जो कैरियर सिविल सर्वेंट में होता है। एक आईएएस को हमने लिया और पूरी तरह से उसको जिंदगी भर उसको वहाँ पर रखा, और एक लेटरल एंट्री में लिया 3 साल के लिए, यार 3 साल का आदमी जो होगा वो उतना कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। ये जो आईएएस यहाँ पे गया वो पूरी तरह से कमिटेड होगा, नेशनल डेवलपमेंट उसकी प्रायोरिटी होगा, इसका प्रायोरिटी होगा टेक्निकल डेवलपमेंट, उसके बाद वो चलते बनेगा, राइट। तो देखो कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिव साइड है। व्हाट इज योर ओपिनियन? अब ओपिनियन तुम्हारा क्या है? अब ये होता है ओपिनियन बिल्डिंग, राइट। हर एक लेवल पे ओपिनियन बिल्डिंग। तो लेटरल एंट्री पे आपका ओपिनियन क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज के प्रमोशन पे आपका ओपिनियन क्या है? प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म पे आपका ओपिनियन क्या है? प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे आपका ओपिनियन क्या है? स्टेट की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी का रोल घटते जा रहा है, उस पर आपका ओपिनियन क्या हो रहा है, राइट। सो अगर हम बात करें स्पीकर और गवर्नर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, तो भाई आपका ओपिनियन क्या है, किसकी तरफ जाना चाहिए, समथिंग। ये जो ओपिनियन बिल्डिंग है 90% क्वेश्चन पब्लिक में इसी से पूछते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो ऐसे में तुम क्या जवाब दोगे? व्हाट डू यू थिंक कि भाई किसके तरफ जाना है, इसके तरफ जाना है कि उसके तरफ जाना है? किसके, इसमें भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट है, इसमें भी 2-3 पॉइंट है, तो किसके तरफ जाना है? तो देखो अब हम लोग यहाँ पे टेंशन नहीं लेते हुए इसको एनालाइज करते हैं, राइट। ओपिनियन बिल्डिंग जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा ओपिनियन बिल्डिंग जिसमें कि डिसिप्लिन ने फिक्स कर दिया है, एक ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, हो सकता है हमें पता नहीं हो लेकिन फिक्स्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री में हमारा ओपिनियन फिक्स्ड है कि लेटरल एंट्री होगा विद कंसिडरेशन ऑफ मेरिट सिस्टम, ये फिक्स्ड है ओपिनियन। तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि लेटरल एंट्री शुड बी बैंड, क्योंकि ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन इज कौन फिक्स किया? फिक्स हमने या तुमने नहीं किया, डिसिप्लिन ने किया। डिसिप्लिन कौन है? डिसिप्लिन है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं, प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, और उस इशू को एकदम सस्टेनेबिलिटी प्रैग्मेटिज्म के साथ वो डिसीजन लेते हैं कि क्या होना चाहिए। और जो डिसीजन ले लिया डेट इज फाइनल। एक बार डिसीजन ले लिया सब उसको फॉलो करते हैं, हम भी उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो देखो अगर कोई ओपिनियन इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन है, इस्टेब्लिश्ड है, तो हमें जो भी जवाब देना होगा उसी ओपिनियन के ओरिएंटेशन में जवाब देना होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट है टू बी द इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन। जितने भी इश्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अबाउट 90% इश्यूज आर इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन। 90% इश्यूज आर बेस्ड अपॉन इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। अब ये बात अलग सी है कि हमें पता नहीं है कि पता नहीं क्या एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन है, तो ये पता करना पड़ेगा, राइट, कि हमारी क्या उसमें ओपिनियन है। अब सिविल सर्वेंट को एक्टिव होना चाहिए कि न्यूट्रल रहना चाहिए, क्या ओपिनियन है? तो बेटा देखो इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन ये है सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, ये कभी भी नहीं बोला किसी ने कि इसको बंद कर देना चाहिए। सिविल सर्वेंट को एक्टिव नहीं होना चाहिए, किसी ने नहीं बोला, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल फिनोमिनन। बट ये हमारा ओपिनियन है, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म शुड बी डन अंडर द एम्बिट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, नॉट in order to fulfill the egoistic orientation of the administration। ईगो के लिए सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म करते हैं तो ये प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए करते हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज के कंसिस्टेंट है, और ये होना चाहिए, राइट। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना ये है कि ओपिनियन कुछ 90% इस्टेब्लिश्ड होते हैं, और 10% जो ओपिनियन होते हैं वो डिबेटेबल होते हैं। उनका अभी तक हमने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है, वो डिबेटेबल है। और डिबेटेबल ओपिनियन कुछ कुछ होते हैं, राइट। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल डिबेट का ओपिनियन, इससे अभी हम लोग देखते हैं डिबेट का ओपिनियन है कि गवर्नर और स्पीकर दोनों के बीच में सुपरियरिटी कौन है, या ये डिपेंड कर, ये अभी तक डिबेटेबल ओपिनियन है, राइट ना। अभी तक हम क्लियर कट नहीं कर पाए कि करना क्या है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, भाई प्रशांत भूषण जी को जो उसने कहा कंटेम्प्ट इशू किया, सही है। अब एक डिबेट क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट को
अभी क्वेश्चन आ गया यार, कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के कुछ प्रोविजन पे हमें डिस्प्यूट हो गया, अब ये डिबेट आ गया। तो डिबेटेबल क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, डिसाइसिव साइड नहीं है, कंक्लूजन साइड नहीं है। ऐसे ऐसे इशू होते हैं 10%, तो 10% में कंक्लूजन नहीं होता, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे ऐसा क्वेश्चन जिसका कि डिबेट से इसका कोई क्लियर कट ओरिएंटेशन नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, दोनों में कुछ भी करो, दोनों में कुछ भी करो, राइट। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यूअर्स के लिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का जो तुमने सिलेक्शन किया उसके पीछे लॉजिक जो देते हो ना, वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसके पीछे जो लॉजिक देते हैं, यस में या नो में जो लॉजिक देते हैं, वो लॉजिक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कंक्लूजन तो है ही नहीं। तो आपका ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है उस ओरिएंटेशन के पीछे का कंक्लूजन, आपका वो जो फैक्ट्स है, जस्टिफिकेशन है, वो मैटर करता है, राइट। तो अब इतना तक तुम लोग समझ गए कि ओपिनियन बिल्डिंग में भी ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, अनदर इंपॉर्टेंट डिबेटेबल ओपिनियन। 90% established opinions are there, 10% debatable opinions are there, right। अब यहाँ पर established opinion है, तो इसको तुम लोग लिख लोगे कौन कौन सा ओपिनियन हमारा कहाँ कहाँ पर है, किस किस चीज़ में हमारा ओपिनियन क्या है, उसको लिखेंगे, IIPA के अप्रोच को समझेंगे, और उसी अप्रोच में अपनी प्रिपरेशन को 2-3 पॉइंट को देते हुए आगे बढ़ाना है, राइट। और अगर डिबेटेबल ओपिनियन है तो कुछ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों हो, जो आपका दिल कहता हो, डजंट मैटर, जो आपका दिल, जो तुम्हारा लगता है कि इसके तरफ में जाना सही रहेगा, इट्स ओके, यू नो। तो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड कुछ भी तुम लेते हो, डजंट मैटर, यू नो। हाँ, तुम्हारे पास एक लॉजिक होना चाहिए, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब देखो, मंदिर वहीं बनाएंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के पहले डिबेट्स था, ये डिबेटेबल था। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी बनाना चाहिए बिकॉज ये रीजन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाना चाहिए बिकॉज ये रीजन है, राइट। उस समय क्वेश्चन करता तो तुम दोनों में से कुछ भी बोलते, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट इज जो लॉजिक दे रहे हो उसके पीछे, वो इंपॉर्टेंट होता। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, डीट हैज बिकम एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, हाँ जी मंदिर वहीं बनेगा भाई साहब, कोई डिबेट नहीं। आपको लगता है कि मंदिर वहां बनाना चाहिए, हाँ जी 100% बनाना चाहिए। आर यू गेटिंग? एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन और डिबेटेबल ओपिनियन में समझोगे, देने का जो हमारा तरीका होगा आंसर्स का, वो भी समझोगे, और उसको हमारे समझ से एक तुम लोग अगर लिस्टिंग बना लेते हो कि इतने इतने ओपिनियंस है, और ये हमारा एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस है, ये हमारा डिबेटेबल ओपिनियन है, और उसके पीछे अगर लॉजिक लिख करके कहीं पे रख ले तो 10-12 पन्ने में, ये बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिर कोई तुम्हें कुछ भी टच नहीं करेगा, डेट्स क्लियर, गारंटी है हमारा, राइट। तो तुम्हारा 3 काम हुआ ये। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह रख करके 2-2 3-3 लाइन, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर स्कॉलिस्टिक कंट्रीब्यूशन, क्या है तो स्कॉलर है उसका कंट्रीब्यूशन 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख करके रख लेना, इट्स ओके देन, ताकि दिमाग में जब हम बोलें तो उसको ऑर्गेनाइज ना करना पड़े, राइट, इमीडिएटली उसको हम रिप्रोड्यूस कर दें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट ओपिनियन बिल्डिंग, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, सबका ओपिनियन रखोगे और रख करके उसको एक ओरिएंटेशन में लेकर के जाओगे, राइट, इट्स ओके। तो ये चीज़ को तुम समझोगे और इसको फिर आगे बढ़ाओगे, इट्स ओके। तो ये काम तुम करोगे, एंड यही है हमारा स्ट्रेटजी, यही छोटा सा स्ट्रेटजी के साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फिर हम हिट करेंगे, राइट। तो बताओ, यहाँ तक हमने अपना कंक्लूजन किया है अपने पूरे सिस्टम को। अब तुम लोग बताओ कि इफ़ देयर इज एनी डाउट, कोई डाउट है तुम्हारे सामने, कुछ आता है ऐसा तो बताओ, तुम्हें एक एक करके बताना फिर, राइट। तो पहले सुभाष बताओ, या तुम्हारा कोई डाउट, अनम्यूट करो, बताओ हमें एनी डाउट। तो कोई डाउट अगर नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं, बल्कि काफी ये मतलब लाभदायक रहा सर, इस तरह का जो ये ओपिनियन के बारे में बोले, क्योंकि मेरा सर एक हॉबी में डिबेट है। तो इस तरह का जैसे स्टेब्लिश ओपिनियन होना चाहिए, कुछ डिबेटेबल होता है उसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें अभी और काम करने की जरूरत है, ये समझ में आ रही है सर, क्योंकि समझ सारा गए। ओपिनियन डिबेटेबल नहीं होता है। हाँ, डिबेटेबल नहीं होता, राइट, गुड, जी सर। राइट। राकेश बेटा बताओ हमें, कोई दिक्कत? राकेश नहीं आ पा रहा है उसकी आवाज़। हाँ मनु, एनी डाउट, कोई डाउट है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून मोनिका, बताओ बेटा।
सर अगर ये जो ओपिनियन बेस्ड सर हम लोग को टॉपिक्स निकालने हो सर, इसका एक सोर्स क्या होगा सर अपार्ट फ्रॉम IIPA सर? जैसे उसके सर मैंने क्वार्टरली 2 जनरल्स तो सर मैं पहले फॉलो अप कर रही थी गवर्नेंस वगैरह पे, पर सर अगर हमें कुछ सर मतलब एक इसमें क्या है, देखो हमने कुछ रिसर्च करके रखा हुआ है, एक बार हम इसको शेयर कर दे रहे हैं तुम्हारे सामने, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों का ट्रेनिंग हम देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, काफ़ी हमारे स्टूडेंट अभी भी हैं, तो हम एक इंटरव्यू की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं। तो ये जो है ना, ये हम एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तुम लोग को, और इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ चीज़ को दिखा रहे हैं, इस चीज़ को देखना तुम लोग और समझने की कोशिश करना। ये अब ये बताओ कि तुम्हारे स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट आया है, ये स्क्रीन पे आया है, ये बताना कोई। यस सर। स्क्रीन पे सुनील डायरेक्टर ये पर्टिकुलर ये आया। तो बेटा ये हमारा यहाँ पर ये 3 चीज़ जो था ना, जहाँ से ऑप्शनल पेपर से क्वेश्चन करते हैं, ये देखो इतना एरिया जो पेपर 2 में है ना वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये देखते हैं हम लोग, ये जो जैसे कि सिविल सर्विसेज से एरिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन ऑन सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म वर्सेस न्यूट्रलिटी, ओपिनियन ऑन इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस में बहुत पॉलिटिसाइज्ड होता है, तो क्या करना है, इसको हटा देना चाहिए कि आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस ओपिनियन ऑन प्रोफेशनल एक्सेलेंस ऑफ द ट्रेनिंग, रिजर्वेशन पे आपकी क्या ओपिनियन है सिविल सर्विसेज में, क्या आपको लगता है सिविल सर्वेंट को पॉलिटिकल राइट होना चाहिए कि नहीं, आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बारे में आपका क्या है, अप्रोप्रिएट है कि अभी भी पॉलिटिसाइजेशन का चांसेस बनता है, आपका ओपिनियन जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ कितना है, राइट। तो ये जो हमने तैयार किया हुआ है ना हर एक लेवल पे, तो उसी तरह से देखो सिविल सर्विसेज का था, ये फिनेंशियल मैनेजमेंट का था, उस तरह से यूनियन गवर्नमेंट का था प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पॉर्डनिंग, ये सब पर्टिकुलर लैटरल एंट्री जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टेट गवर्नमेंट में अंडरमाइनिंग रोल में हुआ, कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ गवर्नर, आपको क्या लगता है रिलेशन बिटवीन रोल ऑफ स्पीकर स्टेट लेजिस्लेचर में आज इतने कंट्रोवर्शियल है, तो आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्शियल है स्पीकर, तो स्पीकर का पावर खत्म कर देना चाहिए, उनसे पावर ले लेना चाहिए, क्या करना है पर्टिकुलरली, ये देखिए आपके इसमें लोकल गवर्नमेंट में आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी इन लोकल फिनांस से, स्टेट और लोकल रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्टेट को डोमिनेटिंग होना चाहिए कि लोकल में काफ़ी ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, आपको लगता है कि मुखिया जी इतना हमारे पास में कॉम्पिटेंट है कि हम एम्पावर्ड रोल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनरी की बात करें, आपको लगता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिहार में इतना कॉम्पिटेंट है कि इनकी एम्पावरमेंट को बात करना जरूरी है, आपको लगता है महाराष्ट्र एंड गुजरात पैटर्न अब हमारा रियलिटी बन चुका है और इसको कंटिन्यू करना है, आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये सब देखो कुछ कुछ ओपिनियन है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो तुम्हारे स्क्रीन पर आया होगा तो इसको तुम डाउनलोड कर लेना, बीच बीच में हमारे बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, BPSC वाले ट्रेनिंग डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इसके लिए ही हमने बनाया था, तो 24th BPSC का गाइडेंस प्रोग्राम था ये, एंड फिर इसको शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, डाउनलोड नहीं हो पाता है तो ऐसा करते हैं सर्वेश सर को एक भेज देंगे यार इसका एक PPT, ठीक है, सर्वेश सर को भेज देंगे, वो आपको अवेलेबल करा देंगे, ओके। और इसमें ओपिनियन तैयार कर लेना, अगर ज़रूरत पड़ा तो ठीक है, ज़रूरत पड़ा अगर तुम्हें तो उस ओपिनियन को अगर तुम समझते हो कि ओपिनियन हमारे पास में पता नहीं है कि नहीं है, मेरा तो लगता है कि डिबेटेबल है, पता नहीं डिबेटेबल है, एस्टेब्लिश्ड है, अब तो बहुत कन्फ्यूजन अगर आ गया तो फिर एक बार हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना सर के थ्रू, ओके। तो कोई भी अगर दिक्कत हो आई एम विथ यू, राइट। तो आपको सर्वेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और सर्वेश जी को एक अचीवमेंट दीजिए आप लोग। तो और बताइए यहाँ पे राकेश, यार तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बताना, ठीक है। नाजिया, एनी डाउट बेटा, राइट, तो इट्स ओके। एंड नहीं है विजय, हाँ विजय जी सर। हाँ बताओ सर हमारा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बताओ सर अगर पूछते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, आप मानते हैं, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल मानते हैं ना, प्रैक्टिकल होना है ना हमें सर।
जो हमारे प्रैक्टिकलिटी में है। ये बताओ पबेड में इतना पढ़ लिए तो है कि नहीं है भ्रष्टाचार, है ना? वहाँ पे भ्रष्टाचार है यार, वहाँ पे भ्रष्टाचार यहाँ पर है। और ये एक नेगेटिव चीज है। हमारा ओपिनियन क्या है कि भ्रष्टाचार है, दूसरा ओपिनियन क्या है, नेगेटिव चीज है, तीसरा ओपिनियन क्या है कि मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसका रीजन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे रीजन है। और एक ओपिनियन ये है कि इनका रिफॉर्म करने के लिए हमें इकोलॉजिकल अप्रोच को लेकर के डील करना है। दैट्स इम्पोर्टेंट। इससे करप्शन से रिलेटेड हमारा ओपिनियन भी क्लियर है और हमारा ओरिएंटेशन भी क्लियर है। यस, दैट इज, भागना नहीं है। हाँ जी, है चैलेंज है तो है। हाँ जी, आपका इनकाउंटर होता है, हाँ सर ऐसा होता है कि इनकाउंटर होता है पर्टिकुलरली। इनकाउंटर सही चीज नहीं है। आपको लगता है विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया होगा? सर रिपोर्टेडली तो कहते हैं कि एनकाउंटर है समथिंग। आपको लगता है कि सही चीज है? नहीं, ये सही चीज नहीं है। अगर एनकाउंटर सही मायने में फेक एनकाउंटर हुआ तो ये सही चीज नहीं है, बिकॉज इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज स्थिति में आ जाती है। दैट इज नॉट गुड फॉर द रूल ऑफ लॉ। दैट्स इम्पोर्टेंट। एकदम न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पे सवाल नहीं उठ जाएगा? कहेंगे कि संवैधानिक संस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम सवाल कहाँ उठा रहे हैं? अगर करप्शन अगर है यहाँ पे तो करप्शन है, इट्स ओके, रिपोर्टेड है ना जी सर। करप्शन है तो है। दैट इज, हमारे सारे बहुत सारे स्कैम आए तो स्कैम में थोड़ी ना, अब लालू प्रसाद चले गए जेल में तो डिफेंड थोड़ी ना कोई कि हाँ जी फॉरेन स्कैम में नहीं थे, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, ऐसे थोड़ी ना खुलेंगे हम लोग। हो गया ना, था तो था, इट्स ओके, राइट। हाँ पार्थ बताओ। सर एक्चुअली सर इन लोगों की एक समस्या है और इन लोगों की मूल समस्या यह है, हाँ सर बोल रहे हैं, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें भरी हुई हैं कि किसी भी स्थिति में हमें जो है ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो सरकार को, सरकार के अंगों को, सरकार के स्कीम को कटघरे में खड़ा करे। और दुर्भाग्य से हमारे आपके बीच भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो लगातार ये फीडअप करने की कोशिश करते हैं कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको इस चीज को डिफेंड करना है। तो मुझे जो चीजें लगती हैं, इन लोगों को लगता है कि शायद वहां हम पीछे जाएंगे तो इससे हमारा सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज पर आप जरूर प्रकाश डालेंगे। मैं तो रोज टकराते रहता हूँ इस पर। देखो बेटा, यहाँ पर आप समझिए एक चीज को, सरकार एक अलग मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग मैटर है। हमारा अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, हमारा अप्रोच सरकारी नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग? सरकार पब्लिक पॉलिसी बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, पब्लिक पॉलिसी में विरोधाभास भी हो सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 100% करेक्ट है ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ डिमेरिट उसमें भी है, राइट? तो वो जो डिमेरिट पोर्शन है, पॉलिसी जो बना उसमें तो कहीं ना कहीं डिबेट आएगा ही, डिमेरिट पोर्शन आएगा ही। तो डिमेरिट को हम सामने रखेंगे तभी तो हम अपोजिशन को रखते हैं सामने में। तो सरकार एक अलग चीज है, सरकार का डायमेंशन इज डिफरेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का डायमेंशन इज डिफरेंट। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल होना है तो पहले एकदम दिमाग से निकाल दीजिए हमें सरकारी होना है। नो, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल होना है, राइट? हमारा ओपिनियन एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड ओपिनियन होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। हमारा ओपिनियन कभी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना वहाँ पे कि भाई लेटरल एंट्री हमें प्रमोट करना है। मोदी जी ने लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस किया, हालांकि लेटरल एंट्री को विरोध करने वाला बहुत लोग आदमी है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। हाँ जी प्रमोट करना है तो करना है, ठीक है। तो अगर आप सरकार को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में लाएंगे तो पूरा प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल होना है, सरकारी नहीं होना है। हम सरकारी एम्प्लॉय की तरह हम सरकार को फेवर करते रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल होना है, हम एक सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई पब्लिक पॉलिसी सही बन रहा है हम सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं बन रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये, कोई भी गवर्नेंस में बिना चैलेंज का कुछ नहीं होता। तो चैलेंज का होना एक नेगेटिविटी नहीं है, चैलेंज का होना एक पॉजिटिविटी है, और चैलेंज को ट्रांसपेरेंसी में रखना उससे भी ज्यादा सकारात्मक अप्रोच है। चैलेंज को इसके साथ में रखना, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म को साथ में रखना और फिर बैठ के सॉल्यूशन निकालना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर चैलेंजेस नहीं हो तो ये बना के हम करेंगे क्या? रिफॉर्म तो खत्म हो जाएगा। सेकंड ARC फर्स्ट ARC बैठ के क्या करेगा?
तो हम जब बिलीव करते हैं कि हमारा स्टेट एक मॉडर्न स्टेट है, बिलीव करते हैं मॉडर्न स्टेट है, तो एक मतलब कि हम चेंज के लिए तैयार हैं। जब चेंज कोई भी आप एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं तो उसे भागते नहीं है क्योंकि ये एंटी सरकारी है, नहीं, हम चैलेंजेस को सामने रखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल करके आगे बढ़ेंगे। दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो टोटल आप इस चीज़ को ऐसे एटीट्यूड को लेके चलेंगे तो साथ बेहतर होता है। और जो बैठे हुए हैं ना इंसान वहाँ पे, वो सरकारी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट खोज रहा है, सरकारी माइंडसेट नहीं खोज रहा है। तो इसीलिए एकदम इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार जो कह रहा है उसी को फेवर करेंगे। सरकार के पास, एक बात आप मान के चलिए, सरकार के पास अगर पब्लिक पॉलिसी है तो मिनिमम 20% क्रिटिसिज्म भी है। और क्रिटिसिज्म तो तब पता चलता है जब अपोजिशन उठाता है, नहीं तो सरकार थोड़ी ना बोलेगा। आई एम रिप्रेजेंटिंग नॉट नीतीश कुमार, आई एम रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ये अगर दिमाग रख के अगर आप काम करेंगे तो आपका अप्रोच अपने आप पूरी बढ़िया से व्यवस्थित हो जाएगी। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बताओ, एनी डाउट हियर किसी को? तो एकदम नहीं डरना है, जो ओपिनियन है ओपिनियन है। ओके, गुड। चैलेंजेस है, हमारे पास करप्शन है यार, तो करप्शन है, दैट्स इम्पोर्टेंट। हमारे पास नेपोटिज्म है तो नेपोटिज्म है, दैट्स इम्पोर्टेंट, यू नो। हाँ सुभाष। सर एक्चुअली कुछ एक चीज के बारे में बोलने में मतलब लगता है कुछ टैबू टाइप का है। जैसे हम टीचर हैं सर बिहार सरकार में, अगर हम बोलते हैं कि नहीं एमडीएम जो है वो एजुकेशन के मतलब हरासमेंट के लिए जिम्मेवार है, तो एकदम टैबू माना जाता है। हमारे 2-3 ऑफिसर्स आए थे स्कूल में सर, मैंने इस बात को बोला तो लगभग उन्होंने डांट दिया, मतलब बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सुने हुए मेरी बात को। क्या तुम बात करते हो, टीचर हो कि तुम इस तरह की बात बोल रहे हो? तो सर ऐसा टैबू जब माना जाता है तो वहां पे थोड़ा सा बोलने से डरते हैं। यही कारण है सर, इस चीज को हम निकाल नहीं पा रहे हैं बोल्डली। देखो वो क्या होता है एमडीएम, जी सर, एमडीएम वो क्या था, एमडीएम है क्या? वही मिड डे मील है सर। तो एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बच्चे को जो मिड डे मील का जो दिया गया है ना उसमें काफी सारे घोटाले हैं। मिड डे मील को एमडीएम बोल रहे हैं, ठीक है। जी देखो अब देखो ओपिनियन, देखो ओपिनियन क्या है, ओपिनियन क्या है आईआईपीए का, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट होगा आईआईपीए का ओपिनियन का, मिड डे मील स्कीम शुड बी कंटिन्यू। उसमें जो नॉन अकाउंटेबल कैरेक्टर है ना वो निकाल दीजिए, नॉन प्रोफेशनल कैरेक्टर है वो निकाल दीजिए। आप टीचर को जिम्मेवारी मत दीजिए ना मिड डे मील स्कीम का, उसके लिए एक स्पेशल फोर्सेस रखिए, दोनों के बीच एक स्पेशलाइजेशन हो। तो ये ओपिनियन तुम जो दे रहे हो ना कि एमडीएम निकाल देना चाहिए चैलेंज, ये गलत है। स्कूल से निकाल देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी को निकालना वो सही ओपिनियन। जी जी, स्कूल से उसको अलग करना चाहिए। समझ रहे हो ना ये चीज को? तो एकदम एमडीएम खत्म कर दोगे तो वो तो फिर नेगेटिव हो गया। हाँ, उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, एक चैलेंजेस अब उसमें 2-3 चैलेंजेस गिना दो। उसमें पहला चैलेंजेस ये है सर किसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, यू नो। एक आदमी होना चाहिए जो एमडीएम को संभाले, एक आदमी होना चाहिए टीचिंग को संभाले, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, यू नो, इनको देख देख करने के लिए अकाउंटेबल मैकेनिज्म होना चाहिए, तो एक मैकेनिज्म बना दीजिए, उनके थ्रू इनको एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स ओके, दैट्स क्लियर। एक ओपिनियन दे करके हम उसको खत्म करेंगे। तो एमडीएम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके नॉन अकाउंटेबल कैरेक्टर में। तो पहले कोर्स समझ जाओगे ना तो उसको बोलने में इजी हो जाता है। नहीं जी, ओके सर। अब डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, कहीं कहीं बहुत सारे स्कीम्स है, वो प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ना 20% चैलेंजेज हर एक जगह, तो पूरे को हम 100% नहीं बोल देंगे ना, ठीक है। हम बोलेंगे हाँ जी यहाँ पर दिक्कत है, उसको निकाल दें। आपको लगता है सीबीआई क्रेडिबल एजेंसी है, तो आपको लगता है सीबीआई का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है? सर रिपोर्टेडली क्या है, ऐसा मानते हैं ना कि रिपोर्टेडली अपोजिशन पार्टी ऐसा ब्लेम करते हैं कि सीबीआई का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नॉन अकाउंटेबल कैरेक्टर हैं, उनको निकाल दीजिए, चैलेंजेस खत्म कीजिए, खत्म हो गई बात, राइट। आर यू गेटिंग? इशू को पकड़ो, पूरी तरह से हम ब्लेम नहीं करेंगे, एकदम इशू को पकड़े, क्रक्स को पकड़े, कोर को पकड़े, फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और कोर को पकड़ने में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलता। अगर कोर को पकड़ने में गवर्नमेंट बोलता तो अपोजिशन पार्टी क्यों रखते हैं? सोचने वाली बात है। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्यों रखते हैं? इसका मतलब कि ये गवर्नमेंट भी मान के चलती है कि 20% चैलेंजेज होगा तो अपोजिशन एक होना चाहिए जो क्रिटिसिज्म करे, हमें उसको हम फॉलो करें, राइट। तो एकदम क्लियर है, ये अप्रोच के साथ में चलो यार। अब जो भी ट्रेनिंग दिया होगा तो वो अलग से बात है। मेरा तो ओपिनियन यही है कि जो तुम क्रक्स को पकड़ते हो और उसमें चलते हो, देन इट्स ओके, राइट, नथिंग।
और बताओ, एनी पर्सन? सर हाँ हेलो सर, बहुत सारे राज्य में अभी जो है सरकारी नौकरियों को लेकर के करंट में आरक्षण के मुद्दे या फिर जो है मतलब बाहर के लोगों को जो है रोका जा रहा है, तो क्या ये प्रशासन को प्रभावित नहीं करेगा सर? तो आरक्षण प्रशासन की गुणवत्ता को भी प्रभावित? हाँ ठीक है। नहीं सर, जैसे अभी मध्य प्रदेश का मामला, हाँ हाँ कि वहाँ जितने भी सरकारी नौकरी होंगे, या बिफोर में जो है कुछ समय पहले झारखंड में, उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में सर आंध्र प्रदेश के मुद्दे जो हैं, ये सब कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर के प्रभाव तो नहीं डाल सकता है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या रिजर्वेशन से है कि वहाँ के रेजिडेंट को रिजर्वेशन देने से है? इससे है रिजर्वेशन जनरल? ये तो सर जो है, एक बाहर के लोग अगर बहुत लंबे समय से वहाँ हैं और उनके मान लिया स्थानीय नीति के अनुसार अब वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और वो टोटली अगर वहीं बस गए एक तरीके से, तो फिर जो बच्चे या फिर जो जनरेशन है वो भी प्रभावित होगा सर। फिर तो ये जो बसने की आज़ादी दी गई है, कहीं भी व्यापार व्यवसाय करने की जो आज़ादी है, ये तो धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। तो अभी तो इस पर बहुत खास ओपिनियन अभी नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर में चला भी गया है कुछ लोग, और रेजिडेंट बेस्ड जो हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, हालांकि आर्टिकल 16 क्लॉज में मेंशन किया हुआ है ये कि एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का 3 एक्सेप्शन है। कुछ पोजीशन आप रिलीजन के आधार पे रिजर्व कर सकते हैं, जैसे हज कमेटी में कुछ हम मुस्लिम के लिए हम रिजर्व कर देते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट, रेजिडेंस के नाम पे आप रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये है कि वो जो जॉब का रिजर्वेशन कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, कि रेजिडेंट के इसीलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये रेजिडेंट ज़्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम करेंगे रादर देन कि बाहर का रेजिडेंट यूज करें। जैसे हम किसी भी तमिलनाडु में चपरासी का पोस्ट अगर कोई निकला हुआ है तो वहाँ पर तमिलनाडु के ही आदमी सही काम कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले आदमी को अगर हम ओपन करेंगे तो सही काम नहीं करेंगे। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वीकर सेक्शन के लिए हम कुछ पोजीशन को रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें SC ST OBC EWS वगैरह सब आते हैं, राइट। ये 3 एक्सेप्शन है। इन्होंने जो यूज किया है वो सेकंड एक्सेप्शन को यूज किया है, रेजिडेंस के आधार पे पोस्ट को रिजर्व करना, राइट। तो एक जस्टिफिकेशन देना होता है इनको कि इस तरह का रिजर्वेशन, बिकॉज इस तरह का रिजर्वेशन आप कर नहीं सकते क्योंकि 2 इम्पॉर्टेंट रीजन है। पहला तो आर्टिकल 16 है जिसमें कि आप सबको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, और सेकंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 19 है जहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस का राइट दिया हुआ है। तो आपने जब रेजिडेंस का राइट दिया बनाने का, सेटलमेंट का राइट दिया, तो उनके बच्चों का वहाँ पर नौकरी में भी जाने का राइट होगा। इसलिए हर एक जगह PCS में भी सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, रेजिडेंट ऑफ पर्टिकुलर नहीं होता, राइट। तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये सर मैं एक्सेप्शन यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पे एक केस तो हो ही रहा है, राइट। और मेरे समझ से अगर ये प्रोफेशनलिज्म को प्रूफ कर देते हैं इनके वकील तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो विल बी डिक्लेयर नल एंड वाइट। और जिस तरह का अप्रोच लेके चला है नल एंड वाइट होगा। आंध्र प्रदेश की बात तुम कर रहे हो, तो आंध्र प्रदेश में लोकल गवर्नमेंट में अंडर आर्टिकल 371D एंड अंडर आर्टिकल 370E आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जो है ना, उनको हमने एक स्पेशल स्टेट मान करके स्पेशल प्रिविलेज दिया है, सिर्फ इसी दोनों स्टेट को। पहले आंध्र प्रदेश को, अब जब बना तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उनको भी हमने 10 साल के लिए दिया। तो जो भी हो, इस 2 स्टेट को हमने दिया है ये कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट में, आपके यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नीट वगैरह लेकर के भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इसको लेके, तो आप अपना रेजिडेंट का रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी को हमने नहीं दिया। बाकी अगर यूज करते हैं ये पावर को जो आर्टिकल 371 में इनको नहीं मिला हुआ है, तो जाहिर है कि एक विवादास्पद सब्जेक्ट है, ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट रेजिडेंट के लिए यूज करेगा जो वर्ड को, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारे प्रोफेशनलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप नहीं वहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही स्टेट को राइट था पहले, आंध्र प्रदेश को और जम्मू एंड कश्मीर को, जो पहले की स्थिति में था। जम्मू एंड कश्मीर को तो आर्टिकल 35A में उसको हमने दिया था परमानेंट रेजिडेंट बना के उसको देने के लिए, तो वो अलग सा मैटर है। और इनको हमने दिया हुआ आर्टिकल 371D एंड E में। बाकी कोई स्टेट क्लेम नहीं कर सकता, राइट।
लेकिन अब जब उसने क्लेम किया है तो जाहिर है कि कोर्ट में केस जाएगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनलिज्म के लिए है देन इट्स ओके, अगर प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं है इट इज़ नॉट वैलिड कॉन्सेप्ट, राइट? क्लियर सर? उसमें एक बिंदु और टेक्निकलिटीज वाला आर्टिकल 16(3) जो कि रेसिडेंट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करता है, उसमें पार्लियामेंट्री इनिशिएटिव की बात करता है। हाँ सही बात, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ना तो एमपी में ना ही बिहार सरकार के द्वारा, वो पार्लियामेंट्री इनिशिएटिव से लिया गया है। बिल्कुल सही है आपकी। हाँ तो राकेश सही है? ठीक है जी हाँ सर। तो और बताओ, तो चलो लगता है। हेलो। हाँ हेलो संतोष। हाँ संतोष बताइए। जी सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट जो हैं उनसे इंटरव्यू में अक्सर सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे विद्वानों के बारे में कुछ पूछ दिया जाता है, और इसमें से मुझे लगता है कि कुछ सिलेबस में उस तरह की बात नहीं है, तो इसका जवाब किस तरह से दिया जाए यार? अगर बोल दिया ना कुछ भी इस तरह के मैटर में, ठीक है, वो थिंकर अपने पास में नहीं है, सीधे बोले सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्लियर कट है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि अब हम अरिस्टोटेल वगैरह का उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले से, हम थोड़ी ना पबेड वाले से उम्मीद करते हैं, राइट? अगर हमसे पूछ दे हाँ जी बताओ जी आपका सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मार्क्स का क्या है, तो हम थोड़ी ना जानते यार उतना ज़्यादा, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है तो हम थोड़ी ना उतना जानते हैं, सोशियोलॉजी वाला जानता है, सीधे बोलेंगे सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्लियर। वो तुमसे वो हम पहले क्या बताया, वो इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि तुम कितना जानते हो, इसलिए बैठा हुआ है जो तुम्हारे अंदर है बाहर है कि नहीं। जबरदस्ती हम कुछ प्लोटो को बनाएंगे नहीं, राइट? नहीं जानते तो नहीं जानते, क्लियर हो गई बात। हम एक बार तुम्हें बताते हैं, हमारे रूम पार्टनर थे मिश्रा, अभी डीआईजी है वो, आईपीएस है वो, राइट, उड़ीसा कैडर में। हम और मिश्रा दोनों साथ में गए थे इंटरव्यू देने के लिए। हमारा इंटरव्यू होता सर के अंडर में था, पीसी होता चेयरपर्सन थे, तो बड़ा अच्छा रहा इंटरव्यू, बड़ा बढ़िया से, हमको तो लगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ। मिश्रा जो था, मिश्रा गया 10 मिनट में बाहर आ गया, बहुत ही हाईली फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म में आया, पसीना वगैरह निकलते हुए। हमने कहा मिश्रा हुआ क्या? क्योंकि रूममेट थे तो उसका वेट कर रहे थे कि साथ में चले जाएंगे घर पे। तो बोला यार क्या करेंगे यार, क्वेश्चन किया आता ही नहीं था, हमने बोल दिया सॉरी, फिर क्वेश्चन किया बोला सॉरी, फिर बोले सॉरी सॉरी, 7 बार सॉरी बोला, बोला फिर आए क्यों थे, बट ओके गेट आउट, निकाल दिया, चला गया वो, तो मिश्रा तो पैकअप करने लगा। हमने कहा मिश्रा क्यों पैकअप कर रहे हो, पहले देख लो, 10-15 दिन में रिजल्ट आने वाला है, देख लो, उसके बाद फिर जाना ही है, लास्ट अटेम्प्ट ऐसे भी था उसका। तो जैसे ही पैकअप कर रहा था, रिजल्ट आया तो पता है उसका, उनको 220 मार्क्स दिया 300 में, और हमको मिला था 120 मार्क्स, राइट? हमारा हुआ नहीं और उसको आईपीएस मिला। पता है ये चीज होता सर को पता था। होता सर जब रिटायर कर गए, एक बार सेमिनार दे रहे थे, और सेमिनार जब वो दे रहे थे तो उस समय हमारा लास्ट अटेम्प्ट था जब वो रिटायर कर गए थे, तो हम उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए गए कि चलो सेमिनार दे रहे हैं विज्ञान भवन में, चलो चलते हैं, कुछ बोलेंगे कुछ बताएंगे, इंटरव्यू पे ही दे रहे थे, काफ़ी लोग पहुंचे हुए थे। उनको पता नहीं, इत्तेफाक कहो ये घटना पता था उनको। बोला कि एक बच्चा आया, वो बताना चाह रहे थे क्या चाहिए हमें इंटरव्यू में, तो बोले एक बच्चा आया था और वहाँ पे हमसे बोला, और उसने कहा सॉरी सॉरी, 7 सॉरी बोला, हमने उसको 220 मार्क्स दिए, एकदम करेक्ट बोले। पता है क्यों दिया हमने? क्योंकि आदमी को हमने ऐसा क्वेश्चन ही पूछा था कि उसको नहीं आता है, तो एक बार बोल दिया उसने सॉरी, फिर ऐसा क्वेश्चन कर दिया, हाँ जी मिश्रा जी आप ये बताइए कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो मिश्रा टाइटल के हैं? यार हम जानते हैं नहीं बता सकता कोई आदमी, अब कोई आदमी बताएगा तो ब्लफ करेगा, डेट्स के लिए। उसने बोला सर सॉरी, फिर बोला सॉरी, फिर बोला सॉरी, और 7 बार सॉरी बोला, हमने भगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल इंसान था। एक बार सॉरी बोलते हैं, 2 बार सॉरी बोलते हैं, 3 बार सॉरी बोलते हैं, अगली बार आपको ईगो बोलता है यार कुछ बोल दे, क्यों आया था यहाँ पे, फिर भी सॉरी बोलते हैं, मतलब ईगो पे डोमिनेट कर जाते हो, फिर भी बोलता है, फिर बोल दिया, 7 बार तुम बोल दिए, मतलब तुम अपने आप में क्लियर है कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारे ऐसा इंसान एकदम ओरिजिनल इंसान है, ये आदमी
पूरी तरह से एफिशिएंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ये मान के उनको 220 मार्क्स दिए। अब बताओ इसमें क्या इंटरप्रिटेशन है? इंटरप्रिटेशन ही हुआ ना कि एकदम ओरिजिनलिटी बोलिए, जो आपके अंदर है बाहर बोलिए, कुछ नहीं डरना है यार, तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है वो आदमी, उसके भी बाल बच्चे हैं राइट, उनके भी बच्चे हैं, और वो पता नहीं कितने लाखों का इंटरेक्शन के साथ गुजर करके वो आदमी वहाँ बैठा हुआ है। वो तो आदमी देखते ही पता नहीं कितना सिचुएशन फेस कर चुका है, पता नहीं कास्ट वार से लेकर के पुलिस से लेकर के जिंदगी मौत को पता नहीं कितना देखा हुआ आदमी, उसके सामने ब्लफ करना है तो बड़ा इमोरल चीज़ भी है, इमोरलिटी है, हम तो इसको इमोरल मानते हैं, तो इसको बेवकूफ़ समझ लेना। और आजकल जो मार्केट में चला हुआ ना, इंटरव्यू दिया नहीं जाता, लिया जाता है। क्या इंटरव्यू ले लोगे यार, उसका उतने सीनियर पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है, नॉनसेंस अप्रोच। सीनियर आदमी पूछ रहे हैं, उनका आंसर देंगे, खत्म हो गई बात, लेट्स क्लियर। इसमें क्या सोच रहे हैं? आर यू गेटिंग? समझ रहे हो ना? ओके सर, जी सर। बाहर को ह्यूमैनिटी के साथ एकदम फेस करो, एकदम ओरिजिनलिटी के साथ। क्या लगता है नहीं लगता वो जो है वो छोड़ दो भगवान पे, एकदम ओरिजिनलिटी के साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू। इट्स ओके, ठीक है सर्वेश जी, तो कंक्लूड करें? जी सर। चलिए, बड़ा अच्छा रहा बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन। हाँ विजय जी सर। हाँ विजय कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बताओ सर, आंसर देने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर बता दीजिए कुछ। किस पे? सर, आंसर देने की क्या अप्रोच होनी चाहिए इंटरव्यू में? स्मॉल आंसर देना चाहिए या कितना बोलना चाहिए हमको? हाँ गुड। देखो पहली बात ये है ना कि अगर कोई क्वेश्चन करता है तो लिखने में कैसे करते हैं हम लोग? क्वेश्चन का डिमांड को समझते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, फिर आंसर शीट पे लिखते हैं। यहाँ क्या करना, आंसर शीट पे नहीं लिख करके ना उसको वर्बली बोलना है, कुछ नहीं करना। उनके जो बोल रहे हैं उनको हम समझे, स्थिर से सुने समझे। अगर नहीं समझ में आया तो पॉर्डन कह दिए, सर माफ़ कीजिएगा एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है ना। उनको सुनने समझे, समझने के बाद इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास में, सब कुछ पास में है और अप्रोच पास में है, उसको प्रोसेस किए और उसको बड़ा ब्रीफ में बता दिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं, ब्रीफ में उनको बता दें। एंड कोशिश करना कि अबाउट मान के चलो कि 5 से 6 वर्ड में, 6 स्टेटमेंट में, सेंटेंस में जवाब दे सकते हो, देन इट्स ओके राइट। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेटरी जबरदस्ती, अगर उनको ज़रूरत होगा खुद बोलेंगे प्लीज एलैबोरेट, फिर बोलेंगे कृपया विस्तार से बताइए, तो विस्तार से बताइए, तो फिर ऑप्शन है, फिर बोलते रहो उसको। लेकिन जब तक विस्तार से नहीं बोलते हैं तब तक मेरे समझ से 5 से 6 स्टेटमेंट में पूरा आंसर्स कंपाइल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके, और सर्वेश सर बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं कह सकता कि बच्चे के लिए कैसा सेशन रहा, लेकिन पर्सनली मेरे लिए काफी एनरिचिंग सेशन रहा। और चलिए, माय प्लेजर। मतलब काफी, मतलब इतने कम समय में, और मुझे लगता है कि अगर बच्चे लेना चाहें तो शायद उनकी सारी समस्या का समाधान इस छोटे से सेशन में मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो स्पेशली इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। अगर जरूरत कहीं पर पड़ी तो फिर बिल्कुल बिल्कुल सर, हम साथ में हैं। इस बच्चों को जो है ना, जिस मिशन से आए हैं, कम से कम एसडीएम तो बना करके ही भेजेंगे यहाँ से। जी जी जी, जो भी बनना चाहते हो। जी जी, मिशन में आए हैं तो यहाँ तक पहुँच गए, आपके पास पहुँच गए, हमारे पास पहुँच गए, और फिर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। जी जी जी, है ना। तो पूरे जोश में है तो हम वहाँ तक कोशिश करेंगे पूरी। जो भी दिक्कत हो बेटा, तुम लोग ये मत समझना सर्वेश जी के स्टूडेंट है समथिंग, कोई भी दिक्कत हो लेना नंबर हमारा, डायरेक्टली अप्रोच करना, ठीक है? व्हाट्सएप पे तुम हमें लिख सकते हो कोई भी चीज़, तो हम उसके बाद फिर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है? ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत चलिए अच्छा लगा, सब मिलकर बड़ा अच्छा लगा बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट, थैंक यू सर। ओके।